एपिसोड स्टार्ट होता है। वूरी बताती है कि सीनियर के साथ ये मेरी सेकंड डेट है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि सीनियर मुझसे डेट के लिए पूछेंगे। तभी हानबिन उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है। वूरी को समझ नहीं आता, इसलिए वो अपना बैग देने लगती है। ये देखकर हानबिन हंसने लगता है। उसके बाद अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मूवी थोड़ी देर बाद शुरू होगी, इससे पहले हम लोग को थोड़ा घूम लेना चाहिए। और वूरी सोचने लगती है, मैं इस बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही। क्या उन्होंने मुझे इसलिए किस करा था क्योंकि वो मुझे पसंद करते हैं? सिर्फ मैं ही हूँ जो कि किसके बारे में सोच रही हूँ? शायद मैं बस इसको सीरियसली ले रही हूँ। और कल से मैं ये बात सोच रही हूँ, आखिरकार जो मेरे अंदर से एहसास आ रहा है वो क्या है? मुझे लगता है कि आज वाले शूज पहनकर मैंने गलती कर दी। फिर वो लोग गेम रूम जाते हैं और अपनी कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करवाते हैं। फिर वो लोग मूवी देखने के लिए आए थे, लेकिन हानबिन का कॉल आने लगता है। हानबिन कहता है कि मुझे लगता है पार्किंग में कोई गलती हो गई है, मैं जरा चेक करके आता हूँ। तुम मेरे बिना जाकर बैठ जाओ, तुम जानती हो ना कि कहाँ जाना है। वूरी सोचती है कि मुझे लगता है कि उन्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी, इसलिए मुझे यहीं पर इंतजार करना चाहिए। और मेरी इन हील्स को पहनने की वजह से मेरे पैर में थोड़ी चोट भी लग गई है। तभी उसे कोई आवाज लगाता है। वूरी कहती है कि रायजुन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रायजुन पॉपकॉर्न लेता हुआ कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए आया हूँ। जैसा कि तुम देख सकती हो, मैं अपने मिडिल स्कूल के फ्रेंड्स के साथ आया हूँ। वूरी कहती है, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ आए हो? कितना बड़ा इत्तेफाक है। रायजुन उसका टिकट लेते हुए कहता है कि तुम कौन सी मूवी देखने वाली हो? अच्छा, तो तुम याली मूवी देखने वाली हो। वूरी कहती है, और तुम कौन सी मूवी देखने वाले हो? लेकिन रायजुन उसे नहीं बताता और वहाँ से जाते हुए कहता है, तो मूवी को एंजॉय करना। और वूरी सोचने लगती है, खैर रायजुन यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आया है, अब वो सच में एक आम हाई स्कूलर नजर आ रहा है। तभी वहाँ पर हानबिन आकर कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना अंदर चली जाओ, क्या तुम यहाँ पर मेरा इंतजार कर रही थी? वूरी कहती है कि आपके हाथ में क्या है? हानबिन कहता है कि ये तो सीक्रेट है, चलो चलते हैं, मूवी स्टार्ट हो गई होगी। लेकिन वूरी जाने से पहले पीछे मुड़कर रायजुन की तरफ देखती है। तभी रायजुन कहता है कि मुझे लगता है कि मैं कुछ और देखने वाला हूँ। एक मूवी है जो कि मैं देखना चाहता हूँ, तुम लोग जाकर अपनी मूवी देखो। सियोनवू कहता है, लेकिन तुमने अचानक से अपना मन क्यों बदल लिया? रायजुन कहता है, हे सियोनवू, जरा कुछ वक्त के लिए मुझे अपनी ग्लासेस उधार दे दो। तभी वो लड़की कहती है, हे तुमने कहा था हम लोग साथ में देखेंगे और तुम ही हमें छोड़ के जा रहे हो। और ये बताओ कि तुम कौन सी मूवी देखने वाले हो, हम लोग साथ में देखेंगे। सियोनवू कहता है कि रहन दो, वैसे भी हम लोग उसे रोक नहीं सकते हैं। रायजुन टिकट्स को देख रहा था कि वूरी के बगल वाली सीट खाली थी। फिर वूरी को देखते हैं जो मूवी देखने के लिए बैठी थी, लेकिन उसी बारे में सोच रही थी कि रायजुन के साथ एक लड़की थी। और वूरी सोचने लगती है, आखिरकार मुझे किस बात की फिक्र हो रही है? रायजुन को देखकर लगता है कि अब उसने मूव ऑन कर लिया है। मुझे अजीब सी निराशा महसूस हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ये लंबे वक्त तक नहीं रहेगी। लेकिन तभी वूरी के बगल वाली सीट पर रायजुन आकर बैठ जाता है। तभी हानबिन बैग से कुछ निकालता हुआ कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें सूट आएंगे या फिर नहीं। वो उस बैग से शूज निकालता है और कहता है कि तुम्हारे पैरों को देखकर लग रहा था कि तुम्हें काफी तकलीफ हो रही है, इसलिए तुम इन्हें पहन सकती हो। वूरी कहती है, क्या आप इन्हें खरीदने के लिए गए थे? आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी। हानबिन कहता है कि शुक्र की बात है कि ये फिट आए हैं, 230 सेंटीमीटर है ना। और वूरी सोचने लगती है कि वो देखकर समझ गए कि मेरे पैर का साइज क्या होगा। वो मेरे लिए नए शूज खरीद कर लाए ताकि मुझे तकलीफ ना हो। अगर एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड के तौर पर इनको नंबर मिले तो इनको 100 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन मैं आखिरकार बस इनको एडमायर ही क्यों कर रही हूँ। फिर वो हानबिन को शुक्रिया कहती है। हानबिन उसके सर पर हाथ फेरता हुआ कहता है, कोई बात नहीं। वूरी सोचने लगती है, एक्साइटमेंट से मेरा दिल धड़कने के बावजूद आखिर मुझे सिर्फ इनके लिए धन्यवाद क्यों महसूस हो रहा है। फिर वो जूस को उठाने जा रही थी, तभी उसकी उंगली रायजुन के हाथ से टकरा जाती है। वूरी उससे माफी मांगती है। फिर ड्रिंक लेने जा रही थी, तभी रायजुन उसका हाथ पकड़ लेता है। वूरी सोचती है, आखिर इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है। वो उस लड़के की तरफ देखती है जो यहाँ पर रायजुन बैठा था, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और सोचती है, रुको, क्या ये यही मूवी देखने वाला था? तो फिर इसके दोस्त कहाँ पर है? या अकेला क्यों है? इन सब के बावजूद आखिर ये मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? फिर वो उसका हाथ झटक देती है और सोचती है, परेशान करना बंद करो और चुपचाप मूवी देखो। लेकिन उसको ऐसा बर्ताव करता हुआ देखकर रायजुन को तो बड़ा मजा आ रहा था। और वूरी सोचने लगती है, क्या सच में इसका दिमाग खराब हो गया? क्या होगा अगर सीनियर को पता चल गया तो? अब जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ कि रायजुन मेरे बगल में बैठकर मूवी देख रहा है, कोई कारण नहीं बनता इस बात को छुपाने का, क्योंकि इत्तेफाक से हमारी सीटें एक हो गई हैं, तो फिर मैं क्यों इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। तभी हानबिन भी वूरी के हाथ को पकड़ लेता है और रायजुन की भी नजर पड़ जाती है कि हानबिन ने वूरी के हाथ को पकड़ा
रहा है, जिस वजह से वो वहीं पर जम सा जाता है। और वूरी सोच रही थी। मूवी स्टार्ट होती है, एक लड़की जो कि एक एक्ट्रेस बनने का सपना देखती है और दूसरी तरफ एक लड़का जिसको जैज बहुत पसंद था। एक दूसरे को सपने को सपोर्ट करते हुए वो दोनों साथ आ जाते हैं, लेकिन परिस्थितियां और असलियत उन दोनों को अलग कर देती है। लेकिन उन दोनों ने अपने अपने रास्ते को चुना। उसके बाद सालों बाद जब वो लोग दोबारा मिले, उन दोनों के बीच खामोशी थी। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराई और उसमें बस यही बात थी, क्या होता अगर। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि ये किसी और की कहानी नहीं, बल्कि आखिरकार मैं खुद को किसके साथ इमेजिन कर रही हूँ। फिर मूवी खत्म हो गई और मुश्किल से मैंने अपने आंसुओं को रोका। ऐसा लग रहा था मानो उनको रियलाइज हो गया था कि वो एक दूसरे के बजाय अपने सपनों को नहीं जीत सकते। एक उदासी उनके अंदर भरी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद वो लोग एक नहीं हो सके। तभी हानबिन कहता है, क्या तुम्हें मूवी पसंद आई? वूरी कहती है कि हाँ, अच्छी थी। हानबिन कहता है कि मुझे एंडिंग काफी पसंद आई। अलग होना भी प्यार का एक रूप हो सकता है। और वूरी जाते हुए सोच रही थी कि मूवी खत्म हो गई थी, लेकिन रायजुन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो वहीं पर जम सा गया है। और रायजुन सोचने लगता है कि कितनी ज्यादा बेकार मूवी थी। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो फिर ब्रेकअप करने की क्या जरूरत? अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो फिर तुम उसे बिना देखे कैसे रह सकते हो? ये कहना कि तुम उसे किसी और इंसान के साथ खुश देख सकते हो, ये झूठ के अलावा कुछ नहीं होता। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वूरी और हानबिन एक रेस्टोरेंट में आए थे। वूरी मेन्यू देखकर सोच रही थी, मुझे एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा, ये क्या लिखा है। ऐसा लगता है सीनियर को ऐसे रेस्टोरेंट्स की आदत है। क्या मैं एक लौती हूँ यहाँ पर जो कि ऐसी जगह पर नहीं आई? हानबिन कहता है, क्या तुमने फैसला कर लिया कि तुम्हें क्या मंगाना है? वूरी हिचकिचाते हुए कहती है कि मैं वही मंगाऊंगी जो कि आप मंगाएंगे। उसे बहुत एम्बैरेसमेंट महसूस हो रही थी। वो सोचती है शायद मुझे थोड़ी और पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। फिर खाना आ जाता है और हानबिन कहता है, वैसे मैं तुमसे कुछ कहने वाला था। आखिर कब तक तुम मुझे सीनियर कहकर पुकारने वाली हो? मेरा मतलब तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड यूंगहो को ओपा कहकर बुलाती थी, तुम उससे कैजुअली बात करती थी। मेरा मतलब मुझे लगा था कि तुम थोड़ा सा मुझसे घुल मिल जाओगी, लेकिन लगता नहीं कि ऐसा होने वाला है। वक्त आ गया है कि अब तुम मुझे ओपा कहकर पुकारो। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वूरी सोचने लगती है, क्या मतलब ओपा? सीनियर तो सीनियर रहेंगे ना, तो क्या सेंस बनता है? लेकिन ये पूरी तरह से गलत तो नहीं है। अगर हमारे रिश्ते को बदलना है तो मुझे भी इनको अलग तरह से बुलाना पड़ेगा, लेकिन लगता नहीं है कि मेरे मुंह से एक भी शब्द निकलने वाला है। तभी हानबिन हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी टांग खींच रहा था। तुम इतना ज्यादा कांप रही हो, लगता है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, जब तुम कंफर्टेबल हो जाना तब तुम मुझे ये कह सकती हो। और वूरी सोचने लगती है, रुको, ये तो अच्छी बात है ना, इनके करीब जाना इतना भी बुरा नहीं होगा। फिर मेरे लिए सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है? तभी हानबिन कहता है, एक बात बताओ, तुम दोनों सीरियस रिलेशनशिप में थे, है ना? वूरी कहती है, क्या कहा रिलेशनशिप? आप किसकी बात कर रहे हैं? हानबिन कहता है कि मैं किसकी बात करूंगा, जाहिर सी बात है तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड यूंगहो की। और वूरी सोचने लगती है कि ये मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं। हानबिन कहता है, तुम दोनों ने हाथ पकड़े थे ना? वूरी कहती है कि मुझे याद नहीं है। फिर हानबिन उसका हाथ पकड़ता है और वूरी कहती है, सीनियर, मैंने यूंगहो के प्रति ऐसा महसूस नहीं करा था। हानबिन कहता है, तो फिर किस करने के बारे में क्या ख्याल है, जैसा कि तुमने मेरे साथ किया था? और वूरी सोचने लगती है, क्या ये मुझे परेशान कर रहे हैं? मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन कुछ तो अलग है। ऐसा लग रहा है कि जेलसी की एक छोटी सी चिंगारी नजर आ रही है। वो हानबिन से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हानबिन कहता है कि वाओ, हालात कितनी जल्दी बदल गए हैं ना, मैं बहुत खुश हूँ। वूरी सोचने लगती है, ये इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हैं? क्या ये जेलस हैं? जब हम किसी को डेट कर रहे होते हैं तो एक्स के बारे में पूछना नॉर्मल बात होती है। फिर वो हानबिन से कहती है, क्या आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ अक्सर ऐसी जगहों पर आया करते थे? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आपको ऐसी जगहों की आदत है। हानबिन कहता है कि सच कहूँ तो मैं पहले कभी भी यहाँ पर नहीं आया, मैंने बस ऐसे ही ऑर्डर कर दिया। और वूरी सोचने लगती है, झूठे कहेंगे, इनको पता था कि कौन से खाने के साथ कौन सी वाइन मंगानी है। फिर वो हानबिन से कहती है, अब जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो आपको ककम्बर नहीं पसंद है ना? और ये सवाल सुनने के बाद हानबिन वहीं पर जम सा जाता है। और वूरी सोचने लगती है, यही बात मुझे समझ आई, किसी और की पसंद नापसंद का खुलासा हो सकता है। फिर वो अपने हाथ को दूर कर लेती है और सोचती है कि मुझे इस बात से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, उन्हें किसी और के पसंद का खाना मंगाया, फिर भी शायद मैं अब थोड़ा समझने लगी हूँ। फिर हानबिन वहाँ से उठते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैं दोबारा से ऑर्डर करता हूँ। तभी टेबल से कोई टकराता है और वो सारी वाइन वूरी के ऊपर गिर जाती है। वहाँ पर रायजुन था और कहता है कि माफ करना, मैं फिसल
फिसल गया था और वूरी सोचने लगती है कि रायजुन यहाँ पर क्या कर रहा है। इस बात को भूल जाओ, सबसे बुरी बात क्या होगा अगर सीनियर ने नोटिस कर लिया तो। हानबिन कहता है कि माफी मांगने से कुछ भी नहीं होगा, आखिर उसकी ड्रेस का क्या होगा, वो तो खराब हो गई ना। तभी वूरी चिल्ला कर कहती है कि सीनियर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये डेट बहुत स्पेशल है और मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी का भी मूड खराब हो। और वो रायजुन की तरफ देखकर सोचने लगती है कि सीन क्रिएट करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। रायजुन माफी मांगता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर वूरी वॉशरूम में ड्रेस धो रही थी और सोचती है सीरियसली रायजुन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लगता है, तुमने सच में लाइन क्रॉस कर दी। अगर मूवी में मिलना इत्तेफाक था तब भी यहाँ पर आना जानबूझकर है। मैंने ड्रेस को धो तो लिया है लेकिन यहाँ पर दाग छूट गया। वो बाहर आ जाती है लेकिन रायजुन वहीं पर खड़ा हुआ था, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तभी रायजुन उसके पास आकर कहता है कि वाइन अभी तक पूरी तरह से गई नहीं है और तुम ऐसे ही जाने वाली हो। वूरी कहती है क्या इतना करने के बाद तुम ये कहने वाले हो। तभी रायजुन कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे सच में तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव होते हुए देखना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। फिर वो वूरी को वहाँ से ले जाने लगता है और कहता है कि तुम इस दाग को एक बहाना बना सकती हो, तुम उसे मैसेज भेजकर कह दो कि तुम्हारे कपड़ों में दाग लग गया था इसलिए तुम चली गई। और वूरी सोचने लगती है जिस हाथ से उसने मुझे पकड़ा हुआ था मैं आसानी से उससे झटक सकती थी, लेकिन इससे पहले मुझे पता चलता मेरे पैर खुद ब खुद उसका पीछा करने लगे। मुझे एक आजादी सा महसूस हो रहा था, मेरे पैर में जो दर्द हो रहा था वो भी अचानक से गायब हो गया। अब मुझे समझ आ रहा है मैं बस उस जगह से बाहर जाना चाहती थी। ऐसा क्यों, क्या मुझे वहाँ पर अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था या फिर ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे इस रिश्ते में अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। मुझे कुछ भी नहीं पता है लेकिन मैं इस पल इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती, लेकिन इस जगह पर आकर मुझे आजादी सा महसूस हो रहा था। लोग कहते हैं अगर तुम तोहफे में किसी को शूज दोगे तो वो वहाँ से भाग जाएगा, और वो कहावत इस सिचुएशन पे एकदम फिट बैठ रही है। ये सब कुछ इतना बचकाना था कि मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाई, और जिस पल मैंने रायजुन को भी हंसते हुए देखा उस पल मैं और ज्यादा हंसने लगी। और ये बात एकदम सच है कि ये याद मेरे दिमाग में लंबे वक्त तक रहने वाली है। तभी अचानक से रायजुन रुक जाता है और उसे देखने लगता है जैसे उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। वूरी कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया रायजुन, अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं क्या महसूस करती हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे वापस जाना होगा क्योंकि आज सीनियर ने मेरे लिए काफी कुछ करा है और इस तरह से भाग जाने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो रायता मैंने फैलाया है उसको मैं ही समेटूं। रायजुन उसकी बात को मान जाता है। वूरी कहती है ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, और वो जाते हुए सोचने लगती है सिर्फ एक ही वजह है कि मुझे सीनियर के साथ अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे असल में ये बात नहीं पता है कि असली सीनियर हानबिन है कौन। एक सीनियर हानबिन जिनको मैं जानती हूँ जो बहुत काइंड और केयरिंग है, या फिर दूसरी तरफ वो जो कि बस मुझे टेस्ट कर रहे हैं। आखिर आपकी असली साइड कौन सी है। फिर कुछ दिनों बाद का वक्त देखते हैं। एक इवेंट हो रहा था स्कूल में जो कि स्टूडेंट्स ने बनाया था। अपने आइडियाज को लगाकर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स ने खुद डेकोरेट करा था। आर्ट स्टूडेंट ने एग्जीबिशन लगाया था और म्यूजिक डांस परफॉर्मेंस करने वाले थे। रायजुन भी पार्टिसिपेट कर रहा था। तभी वो जाते हुए जीहो से टकरा जाता है, लेकिन रायजुन उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। जीहो सोचती है ये किस तरह का बर्ताव था, तो फिर तुमने मेरे डेस्क के ऊपर उन दवाइयों को क्यों छोड़ा था। एक बात बता दूं, जीहो इसलिए ऐसा सोच रही क्योंकि उसे नहीं पता है कि जीसंग ने उसके लिए वो दवाई टेबल पर छोड़ी थी। जीहो सोचती है तुम ऐसा दिखाते हो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, उसके बावजूद तुम मेरा ख्याल रखते रहते हो। मैं बेहतर नहीं महसूस करती तो तुम मुझे सबसे पहले देखते हो। आज की परफॉर्मेंस से मैं अपनी बहन को दिखा दूंगी कि मैं परफेक्ट हूँ। उसके बाद अब्रॉड पे पढ़ाई करने के लिए मुझे फंडिंग मिल जाएगी। अगर तुम देखोगे मैं कितनी सीरियस हूँ तो शायद से तुम मुझे एक अलग नजरिए से देखने लगो। मैं बिना सोचे समझे सिर्फ तुम्हें फॉलो नहीं कर रही हूँ रायजुन। रायजुन बाहर देखने लगता है जहाँ पर उसकी मॉम और उसके भाई भी आए थे, लेकिन उसकी नजरें तो किसी और ही को ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ वूरी को देखते हैं जो सोच रही थी कि सारे पेरेंट्स अचानक से आ गए थे इसलिए उथल पुथल मच गई। जब भी मैं किसी को कैजुअल क्लोथ में देखती हूँ ऑटोमेटिकली उनको ग्रीट करने लगती हूँ। ऐसे ही पेरेंट्स को ग्रीट करते हुए उससे जिमिन भी नजर आती है। वूरी सोचती है वाओ ये कितनी प्यारी है, क्या ये कोई सेलिब्रिटी है। तभी जिमिन
आकर उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था, तुम मुझे बता सकती हो कि आर्ट हॉल कहाँ पर है। तभी वूरी को कोई आवाज लगाता है। वूरी सोचती है सीनियर एकदम परफेक्ट टाइम पर आए हैं। हानबिन कहता है कि माफ करना कि मैंने तुम्हारा मैसेज अभी देखा। तभी वो जिमिन को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिमिन कहती है कि मैं यहाँ पर एक पेरेंट होने के नाते आई हूँ, क्या मुझे आने की इजाजत नहीं है। हानबिन कहता है मैंने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि तुम कभी पहले नहीं आई। जिमिन कहती है कि कुछ गलत मत समझना, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही थी, ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे आने का वक्त नहीं मिला था, मैं बहुत बिजी थी। मैंने यहाँ पर आने के लिए वक्त निकाला क्योंकि थर्ड ईयर की ये जीहो की लास्ट परफॉर्मेंस है। और वूरी सोचने लगती है कि मैं समझ गई ये कौन है। जीहो इनकी छोटी बहन है जो कि यहाँ पर बस एक स्टूडेंट है। क्या ऐसा इत्तेफाक सच में होता है? ये पल देखने के बाद मेरा माइंड ब्लैंक हो गया है। तभी वूरी हानबिन को सीनियर कहकर पुकारती है। तभी जिमिन कहती है अच्छा, कोरियन यूनिवर्सिटी की बांग वूरी। वूरी कहती है आपने सही कहा, लेकिन आपको कैसे पता? जिमिन कहती है कि मैं एक बार तुम्हारे चेहरे को देख चुकी हूँ और हानबिन हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता था। क्या तुम दोनों साथ में काम करते हो? तभी हानबिन जाकर वूरी के सामने खड़ा हो जाता है। जिमिन कहती है अच्छा, मुझे लगता है तुम दोनों सिर्फ कलीग नहीं हो। तो आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया? मुझे लगा ही था कि ऐसा हो जाएगा। वो आज्ञाकारी तो है लेकिन बहुत बुद्धिमान नहीं है। वूरी सोचने लगती है ये किस बारे में बात कर रही है। तभी हानबिन कहता है जिमिन रुक जाओ, ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इस बारे में बात करी जाए। फिर वो वूरी से कहता है माफ करना, लेकिन तुम यहीं पर इंतजार करना। और वो जिमिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिमिन मुड़कर वूरी की तरफ देखने लगती है और वूरी सोचने लगती है एक नजर देखकर ऐसा लगा कि वो पूछ रही हो क्या मुझे नजरअंदाज कर देना चाहिए। सच्चाई मेरे सामने है इसलिए फैसला भी मुझी को करना होगा। इंतजार कर सीनियर पर भरोसा करना चाहिए या सच्चाई को खुद देखना चाहिए। फिर वो लोग एक जगह पर आए थे। हानबिन कहता है छोटी सी बात पर तुमने बहस क्यों शुरू कर दी? जिमिन कहती है क्या कहा? तुम्हें ये एक बहस लगती है? हानबिन कहता है तो तुमने उसके सामने ऐसी बात क्यों कही? क्या बात तुम्हें परेशान कर रही है? जिमिन कहती है मैं तुमसे एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, मैं उससे परेशान नहीं हूँ बल्कि मुझे उसके लिए बुरा महसूस हो रहा है क्योंकि बेचारी को अभी ये बात पता ही नहीं है कि तुम असल में हो कौन। हम दोनों आज इस जगह पर इसलिए हैं क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे का असली नेचर पता चल गया था। और हानबिन सोचने लगता है कि मैं ये बात मान गया था जब मैं जिमिन से मिला था कि हम लोग एक ही कपड़े के दो टुकड़े हैं। यहाँ तक कि हमारे परिवार की वैल्यू भी एक तरह की थी। ऐसा लगता था कि मैं खुद को आईने में देख रहा हूँ और यही वजह है कि हम लोग 7 सालों तक एक साथ रहे। तो आखिरकार हम लोग फिर इस अंत तक कैसे पहुँच गए? जिमिन कहती है कि मेरा करियर ही मेरा गोल था और तुम उस तक पहुँचने के साधन थे और तुमने अपनी इमेज बनाने के लिए मेरे रिश्ते का इस्तेमाल करा और यही बात शादी पर लागू होती है। इसमें हम दोनों का फायदा हुआ था। हानबिन कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने फायदे की वजह से तुमसे शादी करी? मैंने तुमसे शादी के लिए इसलिए पूछा था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। जिमिन कहती है क्या कहा? तुम मुझसे प्यार करते थे? तुमने मुझसे कहा कि मैं अपनी जॉब को छोड़ दूं और नर्स की तरह तुम्हारी बीमार माँ का ख्याल रखूं। हानबिन कहता है कि बात को गोल गोल घुमाना बंद करो, मैंने तुमसे बस इतना कहा था कि कुछ वक्त के लिए उनका ख्याल रखो क्योंकि उनकी सर्जरी हुई थी। फिर काफी देर उन दोनों में ऐसी बहस होती रहती है और फिर जिमिन कहती है कभी तुमने इस बारे में सोचा भी था या फिर तुम बस ऐसा कह रहे थे? तुम्हारी माँ की ठीक होने की कोई भी टाइम लिमिट नहीं थी, तुम मुझसे बस इतना कह रहे थे कि मैं उनकी नर्स बनी रहूं। हानबिन कहता है अगर हमारे रोल्स बदल जाते तो मैं खुशी खुशी ये काम करता। जिमिन कहती है कि इमेजिनेशन असलियत नहीं होती है, तुम जानते हो। हानबिन कहता है कि बस रहन दो, ये सब कुछ पास्ट में हो चुका है। जिमिन कहती है बधाई हो, लगता है तुमने सच में ऐसे इंसान को ढूंढ लिया है जो कि तुम्हारी बीमार माँ का ख्याल रखेगी। तभी हानबिन कहता है वैसे ये बताओ कि तुम्हें वूरी याद कैसे है? जिमिन कहती है कि सही कहा, वो मुझे कैसे याद है। फिर वो पास्ट का सीन याद करती है जब हानबिन अक्सर वूरी की बातें किया करता था। ऐसे ही उसने हानबिन के फोन में वूरी की तस्वीर भी देखी थी। हानबिन कहता है कि पहले चीजें काफी अलग थी जिमिन। जिमिन कहती है मैं यहाँ पर ना दखल देने आई हूँ ना मदद करने आई हूँ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर वो गली में कुछ देखकर कहती है कि हानबिन वक्त आ गया है कि अब तुम अपने इस मखौटे को उतार दो। फिर हानबिन भी आगे जाने लगता है और देखते हैं कि वहीं पर वूरी खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी। हानबिन कहता है कि वूरी तुम यहाँ पर कब से हो? वूरी कहती है अच्छा, तो मैं आपकी नजर में एक बेवकूफ के अलावा कुछ नहीं थी। मतलब मैंने जितने भी कोशिशें करी थी वो सब की सब बेकार थी। आपके लिए सब कुछ आसान होगा पर ये मेरे लिए मुश्किल था। मुझे पता नहीं था कि ये रास्ता सही है भी या नहीं, लेकिन सब लोग मुझसे कह रहे थे कि यही सही रास्ता है, इसलिए मैं मान गई थी। लेकिन मैं ये सब कुछ इसलिए नहीं करने वाली हूँ कि आप मेरे इन सारे स्ट्रगल्स पर हंसे।
और वो सोचने लगती है मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है बल्कि मेरा भरोसा टूट गया है। हानबिन उसे रोकने जा रहा था तभी वूरी उसका हाथ झटक देती है और कहती है कि मुझे छूइए मत, आपके पास सिर्फ रहने से ही मुझे घिन आ रही है। और वो सोचने लगती इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सीनियर ने मुझे पहचान लिया, असली झटका तो इस बात से लगा था कि मेरी डेस्टिनेशन अभी तक क्लियर नहीं है। मैं एक अच्छी टीचर बनना चाहती हूँ लेकिन मैं ये सब कुछ किसके लिए कर रही हूँ, शायद से इसका जवाब तुम्हें पता होगा। वो भागते हुए उसी परफॉर्मेंस रूम में पहुंचती है जहाँ पर रायजुन की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई थी। वो जैसे ही वूरी को देखता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वूरी हैरानी से रायजुन को देखने लगती है, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। हानबिन भी वहाँ पर पहुंच जाता है। वो हैरानी से वूरी की तरफ देखता है और फिर उस तरफ देखता है जहाँ पर वूरी देख रही थी। शायद से अब उसे इस बात का एहसास हो गया होगा कि वूरी के दिल में अब किसी और ने जगह बना ली है।